सैकड़ों साल पहले की बात है। गिरनार नामक राज्य पर सुमंत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही नेक दिल और ईमानदार राजा था। राजा सुमंत बहुत ही न्यायप्रिय एवं प्रजा की भलाई करने वाला एक राजा था। उसके दरबार में कई मंत्री और कई दरबारी थे। इन्हीं मंत्रियों में से एक था परमसेन, जो राजा सुमंत को समय पर सलाह दिया करता था। उन्हीं दिनों राज्यों में एक ज्योतिष रहा करते थे जिनका नाम था अखंडा सिंह। वे अपनी ज्योतिष विद्या के बड़े ही माहिर थे। इतना विद्वान होने के बाद भी उनका जीवन बड़े ही सादगी से भरा हुआ था। उन्हें कोई लालच नहीं था। उनके पास जो भी व्यक्ति आते अपनी मर्जी से जो भी कुछ दे जाते, अखंडानंद उन्हें रख लेते। किसी से वह कुछ मांग नहीं रखते थे। अगर वह चाहते तो इस ज्योतिष विद्या के बल पर धन का अंबार लगा सकते थे। उनकी विद्या इतनी सटीक थी कि वो जो कहते थे बिल्कुल सटीक निकलता था। धीरे धीरे उनके नाम के चर्चे मंत्री परमसेन के पास भी जा पहुँचे। मंत्री ने अपने एक नौकर को अखंडानंद के घर पर भेजा और संदेश दिया कि मंत्री उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अखंडानंद ने मंत्री जी से मिलने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। मंत्री परमसेन को अपनी बेइज्जती सा मालूम हुआ। उन्हें लगा कि एक छोटा सा आदमी मुझे इस तरह बुलावा दे रहा है। एक छोटा सा व्यक्ति मेरे आदेश का पालन ना करे। लेकिन फिर कुछ सोचकर वे ज्योतिष अखंडानंद के घर जा पहुँचे। अखंडानंद ने उनका स्वागत किया और कहा, हुजूर बताइए, मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपकी सेवा क्या कर सकता हूँ। अखंडानंद, हमने सुना है कि तुम ज्योतिष विद्या के बहुत ही माहिर हो। हम भी यह विद्या सीखना चाहते हैं। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? ये विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है, मगर यदि आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए आपको मेरे घर पर आना होगा, मंजूर है। लेकिन मैं तुमसे उससे पहले कुछ परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसके बाद मंत्री ने अखंडानंद से कुछ सवाल पूछे, जिनका अखंडानंद ने अपनी ज्योतिष विद्या से बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर दिया। मंत्री हैरान था कि इस प्रश्न का उत्तर उसके सिवा कोई नहीं जानता था। मंत्री परमसेन बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर उसके बाद वह प्रतिदिन अखंडानंद के घर पर जाता और ज्योतिष विद्या सीखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो गई और समय के चलते दोनों अच्छे मित्र भी बन गए। अखंडानंद ने बड़ी ही मेहनत से अपने दोस्त मंत्री परम सिंह को अपनी विद्या सिखा दी। मंत्री परमसेन अब ज्योतिष विद्या सीख चुका था और उसकी कही हुई बातें भी बिल्कुल सच निकलने लगी थीं। एक दिन मंत्री ने सोचा कि अपने परम मित्र अखंडानंद के भाग्य का हिसाब किताब भी लगाना चाहिए। उसने हिसाब लगाया तो उसे मालूम हुआ कि अगले आने वाले 40 दिन अखंडानंद के भाग्य के बड़े ही कष्टदायी हैं। अगर वह अगले 40 दिन तक घर से बाहर निकला तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। यह देखकर वह बहुत परेशान हुआ। वह जानता था कि उसका यह गणित बिल्कुल गलत नहीं है। मंत्री परमसेन तुरंत ही अखंडानंद के घर पहुंचा और बताया कि तुम्हारे लिए 40 दिन बहुत ही अशुभ हैं। इतने दिन तक तुम घर से बाहर मत निकलना। उसके कहने के अनुसार अखंडानंद ने जब अपने भाग्य का हिसाब लगाया तो बात बिल्कुल सच निकली। सच में 40 दिन आने वाले उसके लिए काफी अशुभ दिन थे। मंत्री ने कहा कि
अब हम तुमको चेतावनी दे दिए हैं, अगले 40 दिन तक हम मिलेंगे नहीं। अब हमारी मुलाकात अगले 40 दिन के बाद होगी। अपना ध्यान रखते रहना, ठीक है? अगले 40 दिनों तक मैं घर में ही रहूंगा। उम्मीद तो यही है मित्र की मेरी जान सलामत रहेगी, आगे भगवान की इच्छा। उसके बाद अखंडानंद अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने घर में ही रहने लगा। एक एक करके 39 दिन बीत चुके थे, फिर 40वां दिन भी आ पहुंचा। अब अखंडानंद को संतोष हुआ कि अब अशुभ घड़ियां उसके जीवन से निकल चुकी हैं। 40वें दिन वे नहा धोकर तैयार हुआ और यह सोचकर घर से निकला कि मंत्री जी मेरे अच्छे परम मित्र हैं, उनसे जाकर मिलना चाहिए। वो हमेशा ही मेरे पास खुद आ जाते हैं, मैं उनके पास खुद कभी नहीं गया। मंत्री से मिलने की खुशी में वो भूल ही गया था कि अभी 40वां दिन पूरा खत्म नहीं हुआ है और अभी भी अशुभ घड़ियां उसके सिर पर खड़ी थीं। वो खुशी खुशी मंत्री जी के घर के तरफ रवाना हो गया। मंत्री जी के घर की तरफ जाने के 2 रास्ते थे, एक तो सड़क का रास्ता था, दूसरा नदी के साथ साथ कच्चा रास्ता था। अखंडानंद ने सोचा कि शहर के रास्ते से जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि इतने दिन तुम कहाँ थे। इसीलिए वे नदी के रास्ते से चलना प्रारंभ कर दिए। वो चलता गया यहाँ तक कि दोपहर हो गई। तभी सूरज उसके सिर पर चमकने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गया है और एक वीरान जंगल की तरफ आ निकला है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था और न ही कोई जानवर। चलते चलते उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। अखंडानंद बहुत ही थकावट महसूस कर रहा था। सोचने लगा कि इस खंडहर में जाकर कुछ पल थोड़ा आराम कर लूं। ये सोचकर वो खंडहर के अंदर जा पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा कि एक जगह पर 7 बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं। अखंडानंद को जिज्ञासा हुई कि इन संदूकों में क्या हो सकता है। उसने तुरंत एक पत्थर लेकर संदूकों के ताले तोड़ दिए। देखा तो उन संदूकों के अंदर खजाना भरा पड़ा था, हीरे मोती, सोना चांदी, जवाहरात। ये सब देखकर वो इतना बदहवास हो चुका था कि अपनी विद्या के बल पर वो इस खजाने को न जान सका। आखिर में उसने सोचा कि इस खजाने के बारे में अपने परम मित्र मंत्री परमसेन को बताना उचित रहेगा, क्योंकि इतनी ढेर सारी दौलत मेरे किस काम की है। वो बदहवास अवस्था में वहां से दौड़ता हुआ शहर की तरफ वापस रोड पर गया और वहां से सड़क के किनारे होते हुए मंत्री के घर के रास्ते की तरफ निकल पड़ा। मंत्री ने जब सुना कि अखंडानंद खुद आया है तो वो बहुत ही हैरान हुआ। उसके हिसाब से तो अखंडानंद का अभी 40वां दिन पूरा नहीं हुआ था। अखंडानंद की जान सूरज ढलने तक खतरे में थी। वह तुरंत अखंडानंद को अपने महल के अंदर बुला लिया और बोला, आपने यहाँ आने की कष्ट क्यों की? अभी आपका 40वां दिन पूरा नहीं हुआ है। हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आज 40वां दिन है और बाकी के 39 दिनों की तरह ये दिन भी बहुत खुशी से बीत जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो यही है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। इसके बाद उसने खजाना मिलने की बात मंत्री को बतला दी और कहा, इतनी दौलत का भला मैं क्या करूँगा? आप ये खजाना रख लें और यदि आप चाहें तो उसमें से कुछ खजाना हमें दे दे। ये सुनकर मंत्री बहुत हैरान हुआ। उसने जल्द ही 2 घोड़े मंगवाए। उस पर दोनों सवार होकर उस खजाने वाली जगह पर पहुंच गए।
इतना बड़ा खजाना देखकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना खजाना देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि कहीं अखंडानंद इतने बड़ी धन संपत्ति के बारे में किसी को ना बता दे, फिर ये बात होते होते राजा के कानों तक जा पहुंचेगी और यदि ऐसा हुआ तो राजा इस खजाने पर कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा तो यही है कि अखंडानंद का काम तमाम कर दिया जाए और उसे मार दिया जाए। ये सोचकर मंत्री ने अखंडानंद को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार निकाल ली। ये देखकर अखंडानंद हैरान हो गया और बोला, परमसेन क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई है? हाँ, गलती तो तुमसे हुई है और गलती ये है कि इतने बड़े खजाने के विषय में तुमने मुझसे बता दिया। अब मुझे डर है कि तुमने यह बात किसी से कही तो खजाना मेरे हाथों से जाता रहा, इसीलिए तुम्हारी जबान को बंद करना आवश्यक है। ये सुनकर अखंडानंद की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वह बोला, मैं वचन देता हूँ मित्र, यह बात और किसी से कभी नहीं कहूँगा। मंत्री ने हंसकर कहा, बकवास बंद करो, तुम अपनी जान बचाने के लिए ये कसम खा रहे हो। अखंडानंद ने उसकी बहुत मिन्नतें की, दया की भीख मांगी, लेकिन मंत्री पर तो खजाने का भूत सवार हुआ था। जब ज्योतिष अखंडानंद ने देखा कि मेरी जान अब बचने वाली नहीं है तो उसने मंत्री से कहा, मंत्री परमसेन, यदि तुम मेरी जान लेना ही चाहते हो तो मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करो। बोलो, क्या कहना चाहती हो? दरअसल मित्र, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और उस बच्चे से कभी ये मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। ठीक है मित्र, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये कहकर उसने अपने मित्र अखंडानंद को मौत के घाट उतार दिया और फिर खंडहर के बाहर खड़े हुए उसके घोड़े को भी मार डाला। फिर दोनों के शव को खंडहर के अंदर जमीन में दबा दिया। नदी में हाथ पैर धोए और वापस अपने घर को लौट आया। अब वह संतुष्ट था कि खजाने का मालिक वह अकेला स्वयं है। उसने अपने भरोसेमंद आदमियों को अपने पास बुलाया और रातों रात सारा खजाना अपने महल में ले आया। राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलवाकर उस खंडहर को तोड़वाकर एक शानदार महल बनाने का आदेश दे दिया। कुछ ही महीनों में नदी के तट पर एक शानदार महल बनकर तैयार हो गया। इसी दौरान मंत्री ने अखंडानंद की पत्नी को अपने पास महल में बुलवाया और कहा, अखंडानंद को मैंने ही एक दूसरे जरूरी काम से दूसरे देश में भेज दिया है। कुछ दिनों के बाद अखंडानंद के घर पर एक चांद से बच्चे का जन्म हुआ। बेटे का नाम नूतन रखा। नूतन के जन्म से प्रभावित होकर उसकी माँ पंडित को याद करके बहुत रोई, क्योंकि बहुत समय हो गया था और ज्योतिष अखंडानंद की कोई खोज खबर नहीं मिली थी। वो बदनसीब कई बार अपने पति के बारे में पता करने के लिए मंत्री के पास गई, मगर दरबारों ने धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया। वो इसी को अपना भाग्य समझकर घर बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगी। अखंडानंद का बेटा बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी माँ ने उसे पढ़ने के लिए एक पास के पंडित के पास भेजा। नूतन बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि दूसरे बालकों की भांति बहुत तेज थी। समय बीता और अखंडानंद का पुत्र जवान हो चला था। सब लोग कहते थे कि वह अपने पिता अखंडानंद से भी ज्यादा बुद्धिमान है। एक दिन नूतन को अपने घर पर पुरानी एक किताब मिली। उसने उस किताब के विषय में अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा, बेटा ये तुम्हारे नाना की लिखी हुई किताब है। वो भी एक बहुत बड़े ज्योतिष
और बहुत ही भविष्यवक्ता थे। नूतन को वह किताब बहुत ही दिलचस्प लगी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, इस किताब को जो भी पढ़कर समझ लेगा वो भूत और भविष्य की सारी बातें जान लेगा और साथ ही साथ और किसी के मन की बात भी जान सकेगा। नूतन उस किताब को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगा। कुछ देर के बाद वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। रोता जा रहा था और साथ में किताब भी पढ़ता जा रहा था। कुछ पल के बाद वो हंसने लगा। उसकी माँ ये सब हैरानी से देख रही थी और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम कभी हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो। माँ, ये एक अजीबोगरीब किस्म की किताब है। मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता को एक जालिम आदमी ने मार डाला है। यही वजह है कि मैं रो पड़ा और हंसा इसलिए कि एक दिन मैं अपने पिता के मौत का बदला उससे अवश्य लूंगा। सच बात जानकर उसकी माँ बहुत रोई, लेकिन नूतन ने उसको दिलासा दिया, माँ, एक दिन राजा सुमन मुझे अपना मंत्री बनाएंगे और मेरे पिता का कंकाल अभी भी वहीं पर स्थिर पड़ा हुआ है जहाँ पर मंत्री परमसेन ने अपना नया महल बनवाया हुआ है। उसने मेरे पिता की हत्या भी वहीं पर की थी और वहीं पर मेरे पिता के शव को दफन भी किया था। अच्छा माँ, अब मैं बाजार जा रहा हूँ और कुछ खाने और पीने की चीजें लेकर आता हूँ। लेकिन बेटा, राशन के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। तू चिंता मत कर माँ, इस किताब ने हमें एक ऐसा रास्ता बताया है कि बिना पैसे के भी हम राशन ला सकते हैं। ये कहकर नूतन गांव के बनिए के पास गया और बनिए से कहा, क्या तुम मुझे जानते हो। बनिए ने कहा, तुम अखंडानंद के पुत्र हो। ठीक पहचाना आपने। कल से तुम मेरे घर पर 4 सेर आटा, 2 सेर चावल, 1 सेर घी, 1 सेर चीनी पहुंचा दिया करना। वो तो ठीक है, लेकिन इसके पैसे कौन देगा। नूतन ने घूरकर बनिए को देखा। अच्छा, तो तुम भूल गए, आज के कुछ दिनों पहले मैं एक किसान को तुम्हारे पास 100 बोरी अनाज बेचने के लिए लाया हुआ था और तुमने धोखे से उसका सारा अनाज हथिया लिया था। और यदि मैं यही बात अपने न्यायप्रिय राजा को बता दूं तो वो तुम्हें काल कोठरी में बंद करेंगे। नूतन के मुंह से ये सब बातें सुनकर बनिया थर थर कांपने लगा, क्योंकि नूतन ने उसकी सारी बात को जान लिया था। सच बात तो यही थी कि बनिया ने पिछले महीने एक किसान को ऐसे ही लूटा था, जिसे नूतन ही लेकर आया हुआ था। बनिया हैरान था कि नूतन को यह राज की बात कैसे मालूम हुई। वो फौरन हाथ जोड़कर बोला, अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरी शिकायत महाराज से मत करना। इतना सुनकर नूतन वापिस अपने घर को चला गया। अब वह आराम से अपने नाना की लिखी हुई किताब को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह किताब पढ़ता हुआ चला गया, वैसे उसे सैकड़ों हजारों बातें पता चलने लगी। यहाँ तक कि वो इस विद्या में इतना माहिर हो गया कि रास्ते चलते हुए लोगों की बात भी वह जान लेता था। और कभी ऐसा न हुआ कि उसके मुख से निकली हुई बात कभी गलत साबित हुई। लोग कहते थे कि वह अपने पिता अखंडानंद से भी ज्यादा विद्वान और चतुर है। एक दिन माँ ने नूतन से कहा, बेटा, मेरा मन मेथी का साग खाने का हो रहा है, लेकिन शहर में कहीं भी मेथी का साग नहीं मिल रहा है। मैंने सुना है कि मंत्री परमसेन के बाग में मेथी का साग लगा हुआ है, किसी को भेजकर वो साग वहाँ से मंगवा दे। मंत्री परमसेन का नाम सुनकर नूतन के तन बदन में आग सी लग गई। वो कहने लगा, ठीक है माँ,
मैं मेथी का साग खुद लेने जाता हूँ। जब नूतन बगीचे में पहुँचा तो दरवाजा वहाँ का बंद था। नूतन ने दरबान को आवाज लगाई। थोड़ी देर के बाद एक मोटा सा आदमी दरवाजे पर आया और फिर बोला, बोलो भाई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बात दरअसल ये है कि मेरी माँ का मन मेथी का साग खाने का हो रहा है, बस वही चाहता हूँ। तू जानता है ये मंत्री जी का बगीचा है, कोई साग की दुकान नहीं है, दफा हो जा यहाँ से। रखवाला दरवाजा बंद ही करने वाला था कि नूतन ने चिल्लाकर कहा, खबरदार, जो दरवाजा बंद किया, कल जो तुमने सांप को मारा था उसकी माता तुम्हें डसने के लिए बैठी हुई है। ये बातें सुनकर रखवाला बहुत ही हैरान हुआ। उसने बाग में इधर उधर नजर दौड़ाई तो सचमुच एक नागिन बैठी हुई थी। रखवाला एकदम चौकन्ना हो गया। वह सोचने लगा कि यह लड़का बिल्कुल कमाल है, मैंने इसे ऐसे ही डांट दिया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कल सांप को मारा था और उसकी माता मुझे डसने वाली है? नूतन ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें साग देना है तो दो, वरना मैं जाता हूँ। चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें ढेर सारा साग दूंगा, परंतु यह बात किसी को भाई मत बतलाना, नहीं तो मंत्री परमसेन मेरी खाल खिंचवा लेगा। तुम मंत्री परमसेन की चिंता न करो, अब उसकी जिंदगी के थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। रखवाले ने नूतन को एक तरफ बैठाया, उसके बाद मेथी का साग लेने चला गया। उसी दौरान मंत्री परमसेन बाग में टहलता हुआ वहां पर आ पहुंचा। उसने जब नूतन को देखा तो रखवाले से पूछा, ये कौन है? हुजूर, यह लड़का बड़ी ही अजीबोगरीब बातें करता है, मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। फिर उसने साग मांगने और सांप की बात उससे बता दी। मंत्री बहुत ही हैरान हुआ और नूतन को बड़े ही गौर से देखने लगा। उसने रखवाले को वहां से जाने के लिए कह दिया। फिर लड़के से पूछा, लड़के, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नूतन है और मेरे पिता अखंडानंद हैं। अखंडानंद का नाम सुनकर मंत्री कांप गया, उसके अंदर एक डर समा गया। फिर उसने नूतन से कहा, तेरे पिता को मैं जानता हूँ, बड़े ही नेक आदमी हैं वो। मैंने उन्हें एक काम से देश के बाहर भेजा हुआ है। ये सुनकर नूतन को गुस्सा आ गया और वह बोला, आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं और एक निर्दयी आदमी ने धन के लालच में मेरे पिता को मार दिया है और अब मैं अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मंत्री परमसेन के होश उड़ गए। वो अब समझ गया कि इस लड़के को सब कुछ मालूम हो गया है और ये मुझसे बदला लेकर ही रहेगा। किसी तरह इसे ठिकाने लगाना ही अच्छा रहेगा। मंत्री बोला, भाई, दुख की बात है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं उस पापी को अपने हाथों से सजा दूंगा। अच्छा, तुम ये बताओ कि इस बाग में क्या करने आए थे? मुझे मेथी का साग चाहिए था जो इस बाग में मौजूद है। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं किसी नौकर को बुलवाकर मेथी का साग तुड़वाता हूँ। ये कहकर मंत्री एक कोने में चला गया और अपने एक खास नौकर को बुलाकर कहने लगा, एक लड़का उधर बाग में बैठा हुआ है, तुम धोखे से उसे बहला फुसला कर किसी तरह तहखाने में ले आओ और तहखाने में उसे बंद कर दो, ताकि वह भूखा प्यासा होकर तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दे। अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे मन की इच्छा को पूरी कर दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें हीरे और जवाहरात से तौल दूंगा। ये बात सुनकर नौकर तुरंत बगीचे की तरफ गया। उसने पीछे से जाकर नूतन को जकड़ लिया और उसे उठाकर तहखाने की तरफ बढ़ने लगा। उसने चिल्लाकर कहा कि ऐ नौकर,
तू क्या कर रहा है? कभी भी तेरे मन की इच्छा को पूरा नहीं करेगा। वो एक झूठा आदमी है। अगर तूने मुझे मारा तो वो तुझे मार डालेगा, तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौकर हैरान हुआ और उसे धीरे से नीचे रखकर बोला, तुझे क्या पता कि मेरे मन में क्या इच्छा है? मैं सब कुछ जानता हूँ। तू मंत्री की बेटी से शादी करना चाहता है और मन ही मन में मंत्री की बेटी भी तुझसे प्रेम करती है। नौकर नूतन के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हाँ, यही मेरी इच्छा है। मैं तेरी शादी मंत्री के बेटी से करवा सकता हूँ और जल्द ही वो समय आने वाला है जब मंत्री को मेरी जरूरत आन पड़ेगी। तुम तब तक मेरा पता मंत्री को मत बतलाना जब तक कि तुम्हें वो 3 तमाचे न मार दे। लेकिन मंत्री ने मुझे तुम्हें तहखाने में बंद करने के लिए उपदेश दिया है। हाँ, तुम उसे कह देना कि तुमने तहखाने में मुझे बंद कर दिया है। नौकर ने उसे छोड़ दिया और नूतन ने मेथी का साग लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। उसके बाद नौकर परमसेन के पास गया और बोला, मैंने उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया है मालिक। मंत्री अब संतुष्ट था कि अब उसके रास्ते का कांटा साफ हो गया है। जिस दिन मंत्री ने अखंडानंद के पुत्र को तहखाने में बंद करने की बात कही थी, उसी दिन महाराज को कुछ अजीब गरीब सपने दिखाई दिए। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो वो सपना उनको याद नहीं रहा। वो बाकी सारे काम भूलकर इसी उधेड़बुन में लग गया कि रात को उसने क्या सपना देखा था। वो दरबार में आया और अपने सभी मंत्रियों से ये बात कही कि वो ये जानना चाहता है कि रात उसने क्या सपने देखा था और उस सपने का मतलब क्या होता है। सारे मंत्री परेशान थे कि आखिर राजा के सपने के बारे में कैसे पता किया जाए। और राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री परमसेन से कहा, तुम्हें मेरे सबसे परम योग्य मंत्री हो, अब तुम्हें बताओ कि हमने रात को कौन सा सपना देखा था। जब वो भी राजा के सपने को बताने में नाकाम रहा तो राजा गुस्से से लाल पीला होने लगा और बोले, तुम मुझे अगर 30 दिनों के अंदर मेरे सपनों के बारे में नहीं बता सके तो तुम मंत्री रहने के लायक नहीं हो। और फिर तुम तो ज्योतिष विद्या भी जानते हो और मेरे सपने के बारे में नहीं बता सके तो तुम्हारी खैर नहीं है। राजा का गुस्सा देखकर मंत्री घबरा गया। दरबार खत्म होने के बाद वो अपने महल में गया। करते करते 30 दिन व्यतीत हो गए मगर मंत्री को अपनी समस्या का हल नहीं मिला। तभी अचानक उसे अखंडानंद के बेटे का ख्याल आया। दिल में वह सोचने लगा कि मैंने नाहक ही उसे मरवा डाला। अगर वह आज जिंदा होता तो सपने के बारे में मुझे बता देता। फिर मंत्री के मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि वह जिंदा हो, नौकर ने उसे छोड़ दिया हो। फिर उसने नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने बहुत दिन पहले तुम्हें एक लड़के को तहखाने में बंद करने के लिए कहा था। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे हाथों से बच निकला होगा। नहीं हुजूर, मैंने तो उसे तहखाने में बंद कर दिया था। अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी। मंत्री आग बबूला हो गया और नौकर को एक के बाद एक 3 तमाचे मार डाले और बोला, तू झूठ बोलता है, सच बता। जी, सच बात तो ये है कि वो लड़का जिंदा है। ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? हुजूर, उसी लड़के ने मुझसे कहा था कि जब तक वो तुम्हें 3 तमाचे ना मारे तब तक तुम मत बताना। ठीक है, अब तुम जाओ और नूतन को लेकर आओ। नौकर तुरंत नूतन के घर पर गया और उसे लेकर मंत्री के पास आया। मंत्री ने नूतन से माफिया मांगी और कहने लगा, राजा सुमंत ने एक सपना देखा है और वह भूल चुके हैं कि वो सपना क्या था। तुम अपनी विद्या के बल पर उसका सपना बताओ और उस सपने का मतलब भी बताओ, तभी सब दरबारियों की जान बच सकती है। ठीक है, अगर ये बात है तो
कल। तब आप कल राज दरबार में ये कहिएगा कि आपका एक शिष्य इस सपने के विषय में बता सकता है। ऐसा कहकर फिर मुझे दरबार में बुला लीजिएगा और वहीं पर आकर मैं राजा के सपने के बारे में बता दूंगा। इस समय आप मुझे जाने दीजिए। मंत्री बेचारा क्या करता, वो इस बात पर राजी हो गया। अगले दिन दरबार में मंत्री ने राजा से वही बात कही कि मेरा एक शिष्य है जो आपके सपने का रहस्य बता सकता है। राजा ने तुरंत एक सिपाही को नूतन को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर के बाद सिपाही खाली हाथ वापस लौटकर आया और बोला, हुजूर, नूतन राज दरबार में आने को तैयार है, परंतु उसे कोई सवारी पसंद नहीं आई। उस पर एक अजीब सी सनक सवार है। वो कहता है कि हुजूर, मैं मंत्री परमसेन के कंधे पर बैठकर राजमहल में आऊंगा। सारा दरबार ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और राजा भी। फिर राजा ने कहा, मंत्री जी, लगता है कि आपने अपने शिष्य को बहुत ही तकलीफ दी है। वो आपको बेइज्जत करना चाहता है। खैर, कारण जो भी हो, मुझे अपने सपने के बारे में जानना है। आप वही करिए जैसा कि आपके शिष्य ने कहा है। जाओ और उसे अपनी पीठ पर बैठा कर ले आओ। मंत्री ना चाहते हुए भी शर्मिंदगी के साथ नूतन के घर पर जा पहुंचा और नूतन उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया और चाबुक मारता हुआ रास्ते भर ये बोलता हुआ आया, देखो ए लोगों, आज मैं अपने पिता के हत्यारे के साथ क्या कर रहा हूँ। महल पहुंचकर वो मंत्री के पीठ से उतरा और राजा ने ये पूछा कि पहले तुम ये बताओ कि मंत्री ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने उसे ऐसी सजा दी। महाराज, इसने मेरे पिता की हत्या की है। मंत्री चिल्लाया कि महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसके पिता को एक काम से देश के बाहर भेजा है। नहीं महाराज, मेरे पिता का कंकाल और उनके घोड़े का कंकाल आज भी नदी किनारे बने हुए महल के अंदर पड़ा हुआ है। राजा बहुत ही हैरान था। उसने कहा, ठीक है, मैं इस बात की छानबीन करवाऊंगा। पहले मुझे तुम ये बताओ कि मैंने क्या सपना देखा और उस सपने का मतलब क्या है। महाराज, आपने देखा कि आसमान से उड़ता हुआ एक पक्षी आया। उसकी चोंच में एक अंगूर का गुच्छा था। उस गुच्छे में अंगूर के 7 दाने थे। पक्षी ने वह गुच्छा आपके हाथों पर रखा और उड़ गया। लेकिन जब आप उस अंगूर को खाने लगे तो एक कौवा उड़ता हुआ आया और अंगूर को लेकर उड़ गया। राजा ने कहा, सच, बिल्कुल सच, मैंने यही सपना देखा था। लेकिन अब मुझे तुम ये बताओ कि इस सपने का मतलब क्या है। हुजूर, आपके सपने की सच्चाई आपके सामने ही मौजूद है। मेरे पिता अखंडानंद को 7 संदूक मिले हुए थे जिसमें खजाना भरा हुआ था। मेरे पिता ने इस बात की जानकारी मंत्री जी को दी तो मंत्री जी ने लालच में आकर मेरे पिता की हत्या कर दी ताकि वह खजाने की बात और किसी को न बता सके और जो खजाना राज खजाने में जाना चाहिए था वो मंत्री के पास मौजूद है। मेरे पिता के घोड़े को मारकर मंत्री जी ने वही जमीन में गाड़ दिया। यही आपके सपने की सच्चाई है। मंत्री को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और इस चीज की छानबीन हुई। जहां पर वो खजानों से भरे हुए संदूक वहां पर मिल गए। उसके बाग के महल की खुदाई की गई जहां पर अखंडानंद और उसके घोड़े के कंकाल मिले। मंत्री जी के अब सारे अपराध उजागर हो चुके थे। वह राजा से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा, लेकिन न्यायप्रिय राजा ने उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। फिर नूतन ने अपने पिता अखंडानंद की अस्थियों को
गंगा में प्रवाहित किया और रीति के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद राजा ने नूतन से कहा, बेटे तुम बहुत ही बुद्धिमान और योग्य युवक हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। नूतन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, हुजूर मेरा एक प्रस्ताव है, कहो क्या कहना चाहते हो। हुजूर, मंत्री जी की बेटी की शादी मेरे एक युवक के साथ कर दे, उनकी बेटी भी उस आदमी को चाहती है। राजा ने मंत्री की पत्नी को बुलवाया और उसकी बेटी की शादी की बात की। वो इस बात पर तैयार हो गई। फिर मंत्री की बेटी की शादी उस युवक के साथ हो गई। नूतन ने अब अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था और वह महाराज सुमंत का मंत्री बनकर एक शानदार जीवन अपनी माँ को लेकर महल में बिताने लगा।